मैं सतीश झा साहब आपके पास जरा एक दो चीजें समझने के लिए, क्योंकि जैसे एक चीज और हुई है, आज शरद पवार साहब एक्टिव हुए हैं और उन्होंने लिखित रूप से भेजा है, जो विवेक देशपांडे साहब कह रहे हैं कि नाम और सिंबल आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इनके ऑफिसर्स हैं वहां से अजीत पवार की जहां जहां महाराष्ट्र में फोटो थी वो हटाई गई है, दिल्ली ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल की फोटो हटाई गई है, और सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को एक्सपेल किया गया। मैं सबके लिए ठीक है, मैं जरा सतीश भाई ये समझना चाह रहा हूं कि इन पर्टिकुलर मैं प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहा हूं, उनका छोड़ के जाना ही की वजह से थोड़ा सा ये लगता है कि ये स्टेज मैनेज है क्या? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का शरद पवार को छोड़ना एक बड़ी बात है। आपकी इस पर टिप्पणी हो क्या रहा है? देखिए, ये सब कुछ अच्छी तरह स्टेज मैनेज है। सबसे अच्छी बात तो ये, इसको समझने का तरीका एक ही, शरद भाई ने सारी, जब उन्होंने अजीत पवार को जगह नहीं दी तो मुझे लगा था कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसकी कोई वजह होगी, नंबर एक। नंबर दो, उनके जितने भी लोग हैं सब पे इतने सारे केस चल रहे हैं और उन पे काफी दबाव पड़ रहा था, उनको कुछ करना था, तो उन पर कोई चारा नहीं, या तो पार्टी से लोग जाने दो, ज्वाइन करें दो बीजेपी, या वो बर्दाश्त करो। तो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं, कोई बर्दाश्त करने तैयार नहीं था। अजीत पवार शुरू से चाहते थे सरकार में जाना, उन्होंने एक ऐसा हिसाब बनाया जिसमें कि ऐसा लगे कि उसमें हम हैं भी और नहीं भी है। इसे टिपिकल शरद पवार गुगली, वो हमेशा उधर भी हैं और नहीं भी हैं, हमेशा इस तरह करते हैं। तो इसमें जो है, देखिए, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की आप बात देखिए, कुछ दिन पहले विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन का शिंदे बड़ा है फडणवीस से। फडणवीस से पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो घर की बात है, ऐसा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं फडणवीस को अपनी जगह बतानी थी, तो इसमें ये हो गया, फडणवीस बन गया चाणक्य। एक तरफ से देखिए तो मराठा स्ट्रांगमैन है, सारा खेल उनका है। फडणवीस भी अच्छे हो गए, कुछ लोग कहते हैं उनको केंद्र में लिया जाएगा, लेकिन वहां केंद्र में लेंगे तो मुश्किल ये है कि यहाँ कौन बनेगा नेता। शिंदे अपने आप में एक लाइबिलिटी बन गए थे, तो उनको हटाने की बात भी थी। तो यानी कि वो कैसे करें, अजीत पवार आते हैं तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनते हैं, या केंद्र में जाते हैं, केंद्र में जाने के लिए कोई उनका रिप्लेसमेंट नहीं है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे को हटाने के लिए उनके लोग डिस्क्वालीफाई कराइए, आप उसको उसकी भरपाई करने के लिए एसपी के लोग लाइए। ये अच्छी खासी सब, अगर आप देखो कितने खेमे हैं और सबकी दो दो समीकरणें कैसी हैं, उनको एक आप शस्त्र कोड बनाइए आप, और आपको चीजें साफ साफ हो जाएंगी। लेकिन सारा का सारा जो है इसलिए है, देखिए मोदी जी ने पहले भाषण दिया एनसीपी करप्ट है, उधर शिंदे ने कहा कि भाई हमारे पास ज्यादा सपोर्ट है देवेंद्र फडणवीस से, तो वहां दो चीजें हो गई। शरद पवार के पास आया कि इनके ऊपर प्रेशर डालो कि इनके लोग जो हैं या तो हमारी तरफ आए या पकड़ लो, वो तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, तो परिवार है शरद पवार के लिए, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया, अजीत, सब परिवार है। और सब, सुप्रिया पे कोई केस नहीं है, लेकिन प्रफुल्ल पे, अजीत पर, और सब पे, सबके एक्सेप्ट दिलीप वालसे पाटिल के ऊपर कोई केस नहीं है शायद। तो जो सब कुछ सोच के बनाया गया है कि जितने लोगों पर प्रेशर पड़ सकता है उनको सरकार में डाल दो, बीजेपी में डाल दो, और जिन पे प्रेशर नहीं पड़ सकता है, जैसे प्रफुल्ल की बात थी केंद्र में आने की, तो वो केंद्र मंत्री बन जाएंगे और फिर से तो ही विल कम टू द सेंटर। लेकिन उनको निकाल दिया है, उससे फर्क पड़ता नहीं है, दैट्स गुड फॉर बीजेपी। पहली बात तो ये कि बीजेपी की छवि खराब हो गई, कि बीजेपी वॉशिंग मशीन सर्टिफाइड हो गई है, ये बहुत जरूरी था कि वो कर दे। तो इसमें आप देखिए कई चीजें हैं, बीजेपी की छवि खराब हुई, एनसीपी के जो लोग थे जिनको अंदर जाना नहीं था बच गए। शरद पवार अब वो जानते हैं कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी कहीं बना लेंगे, कोई चिंता नहीं है, हमारा फोकस होना चाहिए नेशनल इलेक्शन पे। ये तो हो गया, इसमें कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। और जो लोग अंदर जाएंगे तो थोड़ा पैसे भी आएंगे। तो यानी कि सारी सारी गणित है इतनी बहुत साफ शरद पवार के स्टाइल की है कि इसमें जिधर भी जाओ जितना शरद पवार को है, तो इस तरह से बनाया गया है। अब यह है कि उन प्रफुल्ल को और जो सुनील तटकरे को निकाला है, वो इस ऑल शो केसिंग द होल थिंग, जिससे ये ना लगे कि सब कुछ हमने खुद किया हुआ है, ऐसा ना लगे। लेकिन सुप्रिया जब गई थी उस मीटिंग में, जब अजीत पवार के घर में, उसमें शामिल थी वो, ऐसा तो नहीं वो परिचित नहीं है, सबको सब कुछ मालूम था। और जिस अंदाज से शरद भाई ने बोला है उसको अगर आप देखो, उससे साफ लगता है कि बड़े आराम से वो सब कुछ वही कर रहे हैं, उसमें गुस्सा होना ही नहीं है। जब सब कुछ हमने किया, उनको नकली गुस्सा भी दिखाना नहीं आया इस पे। तो और आखिरी बात यह है कि उनकी उम्र इतनी हो गई है, वो तो उनमें उतना फिजिकल स्टेमिना भी नहीं है,
कुछ ज्यादा कर सके, तो वो सिर्फ इशारे से काम कर सकते हैं। बोल बेचारे अभी उनके जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बोलने की जो क्षमता है वो अपने आप में सीमित हो गई है, लेकिन उनकी जो ताकत तो बनी हुई है। तो अभी भी मराठा स्ट्रांग मन वही है। सो प्रफुल्ल पटेल ने कहा वो हमारे आदरणीय है, वो कल थे, आज हैं, परसों भी रहेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो जो कहेंगे उसमें कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस सोच के बनाई गई हैं जिससे कि बीजेपी से एनसीपी के किसी भी व्यक्ति का नुकसान न हो, बीजेपी की छवि मलिन हो जाए और शरद पवार को जो नेशनल पॉलिटिक्स पे जोड़ तोड़ करने का मौका मिले। और उसके लिए जो भी गोटी जहां बैठती है उन्होंने बैठाई है। तो अगर शरद पवार की तरफ से देखिए तो दिस वाज ए गुड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये सरकार तो लेम डक सरकार बेसिकली है, कुछ होना तो है नहीं है। और एक फडणवीस की मुश्किल ये थी कि उसको, फडणवीस अपने आप में एक अच्छे राजनीतिक बन गए हैं महाराष्ट्र में, जो सारे खेल में वो शामिल रहे हैं। उसमें आप ये देखिए उन्होंने सरकार तोड़ी, अब वो उनको क्रेडिट भी लगा, उसको भी लेके आए। इसको मैं कहता हूँ ये जो है ना मोटर कार नहीं है, ये 3 व्हीलर हो गया है, ये ट्रिपल इंजन नहीं है, 3 व्हीलर हो गया है बेसिकली। तो उतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि सरकार इफेक्टिव नहीं थी 1 साल से। वो एक बड़ी परेशानी थी, अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो बीजेपी को नुकसान होगा, कैसे बनाओ उसे इफेक्टिव। अजीत पवार और फडणवीस में अच्छा रिश्ता भी, वैसे तो उन्होंने ये भी कहा था कि चक्की पिसिंग 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 करेंगे अजीत पवार, लेकिन साथ में इन लोगों के रिश्ते जो है सब ठीक ठाक है। उनको मालूम है कि हम कोई कहीं जा नहीं रहा है, हम लोगों के बीच में सारी बातें करनी है। तो मेरी समझ ये है कि सारी की सारी जो जितनी चीजें हैं सभी खेल खेल रहे हैं, नरेंद्र भाई खेल रहे हैं, अमित शाह खेल रहे हैं, फडणवीस खेल रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा खासा, ये चेस में 2 खिलाड़ी होते हैं, ये षष्टकोण चेस की तरह मान लीजिए। तो ये काफी दिलचस्प बात है, लेकिन इसमें सब कुछ शरद भाई जो है वो अभी भी इस गेम में सबसे आगे है। जी सतीश भाई, एक चीज ये बताइए, ये जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी जब वो सुन रही थी कि कैसे हटाए गए उद्धव ठाकरे साहब, उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो इनको हटाने का तरीका गवर्नर ने अपनाया था वो ठीक नहीं था। तो ये सरकार टेक्निकली अगर आप देखिए तो उस वो ठीक नहीं सरकार है ये। मेरी 2 चीजें आपसे, क्योंकि वो चीजें आप लार्जर उस पे मैक्रो में देखिए। एक और चीज हो रही है कि जो महाराष्ट्र से बहुत से प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट किया गया है, वो ठीक नहीं लोगों को लगा है। वो किसी को भी नहीं लगेगा, किसी स्टेट से, वो चाहे जितनी भी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक तो समझना है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र से इन्होंने वो हटाया, तो क्या उससे दिक्कत हुई है बीजेपी को। और दूसरा, ये जो अमित शाह साहब एक गुजरात मॉडल हर एक जगह ले आते हैं, वो अमूल को ले जाके जिस तरह से कर्नाटक में उसको नंदिनी को के बराबर या नंदिनी को हटा के करना चाह रहे थे, और अल्टीमेटली अभी वो इसके ऊपर एक लंबी बात आतमजीत सिंह से बताते हैं कि कैसे अडानी का फायदा कराना चाहते थे। उसमें आज दिक्कत क्या हो गई है कि जो अमूल दूध कर्नाटक में नॉर्मली बिकता था वो भी बिकना कम हो गया है। जो उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि वहां पे जो लोग नॉर्मली थे, अब अमूल को जो लोग मोदी जी और अमित शाह साहब को बहुत अच्छा नहीं के विपक्ष में खड़े हैं, उन्होंने वो दूध पीना भी बंद कर दिया है। मैं इस पे पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र से गुजरात इंडस्ट्री का जाना और ये जो अमूल दूध और नंदिनी गुजरात मॉडल ये सब जो करते हैं, क्या इससे वोट में फर्क पड़ता है? देखिए, वोट परसेप्शन की चीज है, तो परसेप्शन ये है कि 1 साल से सरकार चली नहीं है। ये बहुत परेशानी की बात थी फडणवीस के लिए। अगर ऐसा है तो 24 में क्या होगा, बात की तो बात छोड़िए, आज की तारीख में 24 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोकस 24 पर है। और अब सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर उसकी बात मानी जाए तो ये सरकार बेसिकली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो बाद में पहुंचे थे जो भी वजह में। और अगर ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो उनकी सरकार चलती रहती। तो वो एक उनके ऊपर एक ब्लेमिश था, उसको ठीक करने के लिए एक तरीका निकला। तो चीजें एक साथ, जैसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, कुछ ऐसा बन गया। तो कुछ फडणवीस को कुछ मुश्किल हुई, कुछ शिंदे को हुई, कुछ मोदी को हुई, कुछ शाह को हुई, कुछ सारे जो मोहरे हैं पवार के उनको हुई, और एकाएक जो है एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक सोल्यूशन निकला। ये सोल्यूशन जो है ये बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है, और आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका टारगेट है वो नेशनल पॉलिटिक्स है। और यहाँ पे सवाल ये है कि क्या फडणवीस को केंद्र में आना है या जो भी करना है। लेकिन
जितनी चीजें आपने कही सब मिलके जो बनी समीकरण बनी है, उनका ये भी टेम्पररी सोल्यूशन उन्होंने निकाला है। और शरद पवार ज्यादा कोशिश करेंगे नेशनल पॉलिटिक्स में। उन्होंने इमीडिएटली अनाउंस किया, कुछ चीज अनाउंस की, कहा कि ये रॉबरी है, पहला तो किया। दूसरा, धन्यवाद आपको, आप हमारे सब पाप धो दिए, वो सब अब शुद्ध हो गए। तीसरा, हम बंगलोर जा रहे हैं 17 जुलाई से करने के लिए। चौथा, हम लड़ाई लीगल नहीं करेंगे, जनता के पास जाएंगे। पांचवा, छठवा बोला उन्होंने कि ये पहले हमने बहुत बार देखा है, हमारी पार्टी की 6 की रह गई, फिर बना ली हमने, हमें उसमें कोई मुश्किल नहीं, फिर बना लेंगे, चिंता नहीं है। यानी कि आप देखो, इस पर टिपिकल जो 50 साल का शरद पवार को देखना है तो उसकी जो अच्छा, इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था, इनको पता नहीं है, जब अजीत पवार गया था 5 बजे सुबह शपथ लेने के लिए, तो हमारी गुगली थी। वो गुगली क्या थी कि उससे पता लगा बीजेपी कितनी सत्ता लोलुप है। तो यानी कि जो भी बात रहे, शरद पवार हमेशा आज तक, उनको देखो आप, इधर भी हैं उधर भी हैं, और जो जिधर बैठ जाते हैं उधर रास्ता निकल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप जितनी बातें कही सबका इसमें महत्व है, लेकिन गुजरात से ये जो जो चुराया उन्होंने महाराष्ट्र से, वो एक परसेप्शन की बात है कि ऐसा हुआ है। उस पर सवाल परसों तक पूछेगा फडणवीस से, ऐसा क्यों हुआ? उनका क्या जवाब है? उनका भाई वो ऐसा हुआ कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया। ये ऐसा हुआ, वो जब हम आए सरकार में, वो 6 दिन में हो गया, तो उसका सारा काम पिछली सरकार ने किया था, उन्होंने उसको पिछली सरकार में डाल दिया। ठीक है, तो अगर आप देखें, उनके पास सारे तर्क थे हर एक बात को डिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन जवाब एक बात का नहीं था कि आपने 1 साल से कुछ क्यों नहीं किया। और कुछ ना करने के पीछे शिंदे की अपरिपक्वता भी थी, उसका एक स्टाइल भी कम करने का था। उन्होंने कोशिश दिखाने की हम दोनों साथ साथ हैं, लेकिन हर जगह दोनों फोटो हमेशा साथ रहती थी, लेकिन शिंदे के लोग चाहते थे उनको दिखाना बड़ा। तो ये सारी बातें जो है एक साथ उठ के आ रही हैं। अब सवाल ये कि शरद पवार क्या खेल खेलना चाहते हैं, और इसमें जो उन्होंने किया है, प्रफुल्ल को निकालना जो है, शांत रहेंगे और तटकरे को निकालना, उससे मुझे लग रहा है कि उनको दिखाना पड़ रहा है कि मैं ये सरगना इसका नहीं। तो उनकी कोशिश ये भी कि कोई ये ना कह सके हम उसके सरगना है और फिर भी हमको सरगना रहना है। तो हर चीज में जो है बाइनरी उनका जो रोल चलता है, हर बात में देखोगे आप, दोनों तरफ वो आपको दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बात शुरू हुई, ये बात चल रही थी अरसे से, कि अमित शाह के साथ भी बात भेंट हुई थी 5 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद, अजीत पवार की। तो ये बात चल रही थी, और सारी बातें, जैसे उन्होंने, मोदी ने कुछ कहा, हमें रामनाथ गोयनका हमारे गुरु थे, उन्होंने एक बार हमसे ये कहा कि देखो ऐसा है, राजनीति समझ नहीं है, देखो कहते हैं कि चोर को बोलो चोरी करे, सिपाही को बोले पहरा दे, कुत्ते को बोलो भौंके, अब देखो क्या हो रहा है। तो ये वही सी कुछ बात है। तो ये लोग पुरानी पॉलिटिक्स लोग हैं, तो चोर को बोलो चोरी करे, सिपाही को बोलो पहरा दे, कुत्ते को बोलो भौंके, अब तुम तमाशा देखो। तो कुछ इस तरह की बात हो रही है इसमें। जी जी।